हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। जो भी हमने चैप्टर 5 में सीखा है डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब उसको यूज कैसे करना है तो वो सीखेंगे। यानी डेरिवेटिव तो अब सीख ही लिया, तो डेरिवेटिव कैसे कैसे आ रहा है अब मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आता तो आप चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज कट हो चुकी है। फर्स्ट एक्सरसाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये टॉपिक रिमूव हो चुका है, तो एक्सरसाइज 6.1 हमें नहीं करनी। एक्सरसाइज 6.2 के लिए क्या पढ़ना है हमें? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, कि फंक्शंस इंक्रीज कहाँ होंगे, डिक्रीज कहाँ होंगे। कोई फंक्शन दे दिया जाएगा, ये बताना है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई पैराबोला है। पैराबोला कुछ ऐसे ही होता है ना, +1 क्लास में पढ़ के आए होंगे पैराबोला। अब यहां से ये जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां से देखो ये फंक्शन नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अब हमें डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं बताना कि अच्छा कोई ऐसे लाइन दे रखी है, ये तो ऊपर बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, कोई नीचे आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन दे दिया जाएगा, उसको चेक करना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है: इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। देखो स्ट्रिक्टली का तो मतलब ये है कि वो फंक्शन बिल्कुल ऐसे कॉन्टिन्यूटी वे में डिक्रीज हो रहा है या कॉन्टिन्यूटी वे में बिल्कुल ऐसे इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, ना वो कहीं कांस्टेंट फंक्शन बन रहा कि मान लो ऐसे जा रहा है, ये कोई हमारे पास ग्राफ और कोई फंक्शन ऐसे बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा है, ना वो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बस चलता जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो रहा बीच में। लेकिन अगर बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा हो सकता है? इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन ये यहां तक गया, फिर थोड़ा स्लो हो गया, फिर थोड़ा बढ़ने लगा, इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है। जैसे हम छोटी क्लासेस में या फिजिक्स में पढ़ते थे कि रेट ऑफ चेंज यूनिफॉर्म स्पीड, या क्या पढ़ते थे, एक्सेलरेशन वगैरह, कि टाइम के साथ साथ उतनी स्पीड उतनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो इसमें एज कंपेयर टू टाइम, तो कहीं हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहीं कांस्टेंट आ रहा है, कहीं थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं बन रही। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू यहाँ जो भी फंक्शन होगा, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे, तो जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके रिस्पेक्ट में या तो डिक्रीज होगा या ये इंक्रीज होगा। तो ये सब हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमें क्या पूछेंगे कि हमें कोई फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस या एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस। एफ ऑफ एक्स इसलिए लिखते हैं कि एफ तो डिनोट कर रहा है कि फंक्शन, क्योंकि फंक्शन जो होता है वो एफ से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इसको एफ से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया। एक्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है वो इन द वेरिएबल ऑफ एक्स है, एक्स के वेरिएबल में है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट स्टेप ये है कि उसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव कैसे कैसे निकाले थे? अगर y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है, या तो dy बाई डी एक्स लिखो उसको, या फिर अगर हमें y दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव y1, उसका सेकंड डेरिवेटिव y2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? डैश से डिनोट करते हैं, अगर एक डैश है तो फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश है तो सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है एंड फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसमें से जितनी भी क्रिटिकल वैल्यूज, मतलब x की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सारी निकालनी है, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितनी भी आए। फिर थर्ड पार्ट में क्या करना है? थर्ड स्टेप पे प्लॉट वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। जो भी x की क्रिटिकल वैल्यूज सेकंड स्टेप में से जो वैल्यूज आई है x की, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? एफ डैश एक्स चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है।
ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया जाता है उसको कैसे चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा। सेकंड स्टेप में हमें एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स की। थर्ड स्टेप में जितनी भी एक्स की वैल्यूज आई हैं सारी की सारी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। फोर्थ स्टेप में एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें एफ ऑफ एक्स में वैल्यूज पुट करनी है या एफ डैश एक्स में पुट करनी है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन पूछा हुआ है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। एग्जांपल से समझते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट है, -2 लिखा। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, n आगे आ जाता है, x की पावर 1 कम, 3x² -9 एज इट इज, x⁻2 का डेरिवेटिव 2 आगे आ गया, x की पावर 1 कम होगी यानी 2x -12x का डेरिवेटिव x का तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, -12 कांस्टेंट है और 1 तो बिल्कुल ही कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया 0। देखो ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट था, लेकिन इनके साथ वेरिएबल है इसलिए ये एज इट इज लिखे जाते हैं जो कांस्टेंट, लेकिन जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। -3 × 6 x² -9 × 18 x -12, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, -6 कॉमन आ रहा है, x² + 3x + 2। अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ये तो हम छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बनाने आते तो देखो कैसे करने हैं। जो भी हमारे पास ये x² का कोफिशिएंट होता है, अब यहाँ तो कुछ लिखा नहीं हुआ इसका मतलब ये 1, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। अब 2 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि प्लस करके तो 3 आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए 2 आए। तो देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 आए, प्लस करके 3 आए, तो 2 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और प्लस करके 3, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 2 एक फैक्टर 2 हो गया, एक 1, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ रहा है और प्लस करते हैं तो 3 आ रहा है। तो कैसे लिखते हैं इसके फैक्टर, x² + 3x + 2, x² जो ये फर्स्ट टर्म होती है और लास्ट टर्म होती है एज इट इज लिखते हैं, इस 3x को ब्रेक करके लिखा 2x + x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 इसका कोफिशिएंट 1, 2 + 1 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया, x + 2 + 1 x + 2, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें से x + 2 कॉमन आ गया, यहां से रह गया x और यहां से क्या रह गया 1, तो x + 2 x + 1 फैक्टर आ गया, -6 ऑलरेडी बाहर था, f डैश x आ गया। f डैश x आने के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास था कि f डैश x को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। इसको 0 के इक्वल पुट किया, -6 x + 2 x + 1 = 0। अगर इसको 0 के इक्वल पुट किया, देखो -6 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, डिवाइड में जाएगा, 0/समथिंग 0 होता है, 0/समथिंग 0 के नीचे कुछ भी हो तो क्या होता है 0, क्या रह गया फिर x + 2 x + 1 = 0। कोई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, अगर हमारे पास xy = 0 है, यानी कि या तो x को 0 होना पड़ेगा या y को 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0 होगा। इट मीन्स या तो x + 2 0 या x + 1 0, x + 2 0 तो x = -2, इफ x + 1 = 0 x = -1, अरे +1 को उस साइड लेकर आएंगे राइट साइड तो -1 हो गया। तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई, क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ x = यानी कि x की वैल्यू क्या क्या आई है, -1, -2 वैल्यूज भी आ गई। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में, प्लॉट वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। इन वैल्यूज को कहां प्लॉट करना है, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं। देखो हमारे पास कोई नंबर लाइन ऐसे होती है स्ट्रेट, फिर क्या एक तरफ +∞ होता है, एक तरफ -∞। हम अपने नंबर्स लिखते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन, कहां तक जाते हैं इन्फिनिटी तक, और जो लेफ्ट साइड होती है उस पर कहां तक जाते हैं, -∞ पर।
तो सिर्फ वो वाले नंबर्स लगाने हैं यहाँ, वो प्लॉट करने हैं जो हमारे पास x की वैल्यूज आई है। -1 तो -1, -2 -2। ये नंबर थोड़ा ध्यान से प्लॉट करना, क्योंकि जैसे -1 और -2 है, कई बच्चे की प्लॉट ही तो करने हैं, -1 यहाँ लिख दिया, -2 यहाँ लिख दिया। अरे भाई जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, जब हम ग्राफ के लिए x एक्सिस भी बनाते हैं, तो यहाँ 0 पहले -1 आता फिर -2 आता, तो उसी वे में प्लॉट करने हैं। अब ये भी बना दिया। अब आगे चलते हैं। देखो अगर -1 और इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, -1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो, सपोज करो आपने क्या ले लिया 0, -1 और इन्फिनिटी के बीच में 0 आता है, 0 ले लिया, उसको f' यानी कि इसमें पुट कर लो, f' में वैल्यू को पुट कर लो 0। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगी, -6, 0 + 2 2, 0 + 1 1, कितना आ गया -12, यही आया। -12 इज लेस देन 0, -12 इज लेस देन 0, f' लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग, यानी कि इस पॉइंट पर फंक्शन कैसा आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है। f' लेस देन 0 है, फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग। आपकी मर्जी है, आप 0 लेना चाहो, 2 लेना चाहो, 4 लेना चाहो, 3 लेना चाहो, जो मर्जी, पॉइंट में लेना चाहो, फ्रैक्शन में लेना चाहो, कोई भी नंबर ले सकते हो। बस उसको एक बार पुट करके देख लो कि -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लिया। सिमिलरली -2 से -1 के बीच में नंबर लो, उसको f' में पुट करके देखो, उसमें फंक्शन पॉजिटिव आएगा, f' इज ग्रेटर देन 0 आएगा, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई भी नंबर लेके देखो, f' लेस देन 0 आएगा, तो फंक्शन कैसा हो गया डिक्रीजिंग। अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखूं, इंटरवल आपने +1 क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, तो कैसे लिखते हैं देखो इंटरवल, यहां से यहां तक के नंबर्स, यहां से यहां तक के नंबर्स, -इन्फिनिटी को तो हम वैसे भी क्लोज्ड ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि -इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है कौन सा नंबर है। तो कैसे लिखेंगे इसको इंटरवल की फॉर्म में, -इन्फिनिटी, -2, कितना गंदा इन्फिनिटी बने, -इन्फिनिटी, -2, इसको कैसे लिखेंगे -2, -1, इसी इंटरवल को कैसे लिखेंगे -1, इन्फिनिटी, यही लिखेंगे। तो देखो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, इंटरवल जो हमारे पास 3 इंटरवल आए हैं, नेचर ऑफ f' की वैल्यू क्या आई है, अगर यहाँ नेगेटिव आई है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अगर नेगेटिव आई है तो फंक्शन नेचर ऑफ f(x) फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। अब दो जगह तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है डिक्रीजिंग, एक जगह क्या आ रहा है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पर आ रहा है 2, -1, नहीं -2, -1। Therefore, f(x) is increasing in this interval -2, -1 and decreasing in this and this interval -2, -infinity, -2 and -1, infinity। अगर अब हम मैथ्स के टर्म्स में जब भी हम इंटरवल्स पढ़ते हैं या हम सेट्स पढ़ते हैं, तो हम कभी भी एंड नहीं लिखते, क्या लिखते हैं यूनियन। यूनियन मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये भी। तो प्लस का साइन लिखने की बजाय, जैसे हम अपने छोटे क्लासेस में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में या कोई और सम सॉल्व करते हुए लिख देते थे कि दिस एंड दिस आ रहा है, तो उसको प्लस कर देते हैं, लेकिन हम क्या लिखेंगे यूनियन का साइन। क्लियर हो गया। तो अगर इंटरवल ये दोनों आ रहे हैं कि वहां डिक्रीजिंग आ रहा है, वहां डिक्रीजिंग आ रहा है, अकेला डिक्रीजिंग आता फिर यूनियन लगाने की जरूरत नहीं थी। तो 2 या मोर देन 2 फंक्शंस ऐसे आ रहे हैं, 2 इंटरवल्स ऐसे आ रहे हैं जिन पर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यूनियन लगाएंगे। होप सो आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ आया होगा कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। हमें क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं। f(x) = x - 1 होल क्यूब। क्या निकालेंगे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। f(x) = पावर आगे आ जाती है x - 1 स्क्वायर। फिर किसका करते हैं x - 1 का, x का 1 हो गया और 1 का 0, इसलिए वो लिखा नहीं है। अब देखो 3 तो कोई कांस्टेंट है, 3 को तो यहाँ इसकी x - 1 के होल स्क्वायर की कोई भी वैल्यू आ जाए, 3 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी। चाहे अगर ये नंबर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, अगर नंबर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, लेकिन किसी का भी स्क्वायर है,
जिस भी नंबर का स्क्वायर हम करते हैं, नेगेटिव का कर लो चाहे पॉजिटिव का कर लो, हमेशा वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। स्क्वायर तो हमेशा उस वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अगर माइनस वाली कोई टर्म भी है, -4 का स्क्वायर यानी -4 इंटू -4, 4 4 से 16, माइनस माइनस प्लस। अगर कोई प्लस वाली टर्म भी है तो भी स्क्वायर उसको प्लस ही रखता है, और माइनस वाली है तो भी उसको प्लस कर देता है। इट मीन्स एफ ऑफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा फॉर ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। हर एक रियल वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू फंक्शंस कौन से होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। +1 क्लास में 5th चैप्टर में पढ़कर आए होंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब जो आयोटा वाली फॉर्म को छोड़ के, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते थे चैप्टर नंबर 5th इन +1 क्लास, तो बाकी सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो आयोटा वाली तो हमारी यहाँ कहीं बात ही नहीं हो रही। तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए हमारे पास फंक्शन कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्वायर उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यू फंक्शंस। क्लियर हो गया। एज इवन पावर, रीजन लिखा है, एज इवन पावर ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 1 मार्क्स में आता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, एक्सपोनेंट की पावर एफ डैश एक्स। फर्स्ट स्टेप है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x, फिर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा, फॉर ऑल रियल वैल्यू फंक्शन के लिए। ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, ये हमें पता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा, रीजन सुनो। एज एनी पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंट फंक्शन की कोई भी पावर हो, एक्सपोनेंट फंक्शन की आंसर हमेशा, जो फंक्शन है क्या आएगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इन 0, पाई। फंक्शन कैसा क्या दे रखा है, साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ठीक है। फिर कोस एक्स को क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट, लेकिन इसमें एक इंटरवल दे रखा है 0, पाई। आपने +1 क्लास के चैप्टर 3 में क्वाड्रेंट्स पढ़े होंगे, कुछ बच्चों ने चैप्टर 3 तो छोड़ ही दिया होगा, ये तो मुश्किल है। देखो भाई, यूज तो होती है चीजें, और मैथ्स तो ऐसा है जो भी आप पढ़कर जाओगे वो नेक्स्ट टाइम जरूर यूज होना ही होना है, तो ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ हमारे पास 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री, 270 डिग्री, 3 नहीं गलत लिख दिया, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर से 360 डिग्री। तो 0 डिग्री 90 डिग्री को हम π/2 लिखते हैं, 180 डिग्री को पाई लिखते हैं, 270 डिग्री को 3π/2 लिखते हैं और 360 को फिर से 2 पाई लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो अब हमारे पास देखो 0 से पाई ऐसे बनाया, 0 से पाई, यहाँ π/2 होते हैं, यहाँ 3π/2। तो हमारे पास ग्राफ देखो कैसे बना, ये तो वैसे बना दिया क्योंकि फंक्शन यहां से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास cos x का फंक्शन होता है ऐसे चलता है। इन 0, π/2, ये इस स्टेप में 0 से π/2, इस इंटरवल में 0 से π/2, क्योंकि यहाँ ब्रेक हो रही है, 0 से π/2 में फंक्शन कैसा आ रहा है, फंक्शन कैसा आ रहा है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है क्योंकि f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कैसे पता लगा, कैसे पता लगा, देखो भाई cos x हमें दे रखा है, cos की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक एक टेबल होता है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही होती है। अब cos की वैल्यू 90 पर 0, cos की वैल्यू 0 पर 1 होती है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू क्या होती है, कम हो रही है, लेकिन उसके डेरिवेटिव में क्या आ गया, फंक्शन क्या हो जाता है, उल्टा। तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग एज f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और π/2 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि f डैश x इज लेस देन 0, गलत बोल रहे हूं। f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग क्यों होगा, देखो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होगे क्या कह रही हूं।
कंफ्यूज इसलिए बिल्कुल भी नहीं होना। देखो हमें वैल्यूज पता, ये कॉस की वैल्यू 1 से 0 तक जाती है, लेकिन जो साइन की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 0 पर 0, लेकिन जाते जाते इस पर 1/√2 √3/2 यहाँ 1 होती है। तो जो साइन एक्स है, जो फंक्शन है, 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपको टेबल नहीं पता तो +1 क्लास के चैप्टर 3 में टेबल गिवन है एनसीईआरटी की बुक में, तो वहां से देख लेना। तो जो साइन की वैल्यू है 0 से लेके 90 डिग्री तक इंक्रीज होती है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। 0 से π/2 के बीच में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, जब f' > 0 होता है, यही तो होगा। अब π/2 से π के बीच में अगर इसकी और वैल्यूज देखें, बिल्कुल पूरा का पूरा 2π तक ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें क्या होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। साइन एक्स सिंपल फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग कब होता है, जब f' < 0 होता है। ये तो बनाने की जरूरत भी नहीं है अगर आपको वैल्यूज पता है अकॉर्डिंग टू टेबल। क्लियर। cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू वही बात, cos x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। cos x की वैल्यू 90 to 180 के बीच में क्या हो जाएंगी, पूछा ही नहीं हुआ, 0 से π/2 पूछा हुआ है 90 डिग्री तक, तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज ही तो हो रही है, 0 पर वैल्यू 1 है, 90 पर वैल्यू 0 है। और cos की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, cos की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, जब f' क्या होता है, <0। हो गई बात खत्म। इतनी छोटी सी बात थी, बस इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आप ये टेबल याद रखो, वैल्यूज पता होनी चाहिए, कहाँ किसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये रीजन देके आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क क्या करके लाना है आपको, जो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सिर्फ ए और बी पार्ट, 3 क्वेश्चंस के सिर्फ ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के ए टू डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 16, 17, 18 एंड 19। अब आप ये क्वेश्चंस इतने खुद से कर सकते हो, क्योंकि इसमें यही है कि इंक्रीजिंग बताओ या डिक्रीजिंग बताओ। तो इतने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो और आपको होमवर्क करके लाने हैं। बाकी जो ये इतने क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद से ट्राई करना चाहिए कि कितना हमें वीडियो देख के समझ आ रहा है, कितना हम कर सकते हैं। तभी तो पता लगेगा, अगर हमारे पास स्टेटमेंट भी चेंज होकर आ गई तो हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आता तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।